करते हैं हमारे आज के सेशन को। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे हमारे पोषक तत्वों के बारे में, पौधों के जरूरी या फिर कहिए अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में, जहां पे 17 पोषक तत्वों की बात हमने करी थी कि 17 जो हमारे असेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जिसको हमने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया था। उसके अंदर कुछ आपके प्राथमिक पोषक तत्व थे, कुछ आपके द्वितीयक या फिर गौण पोषक तत्व थे, और कुछ आपके सूक्ष्म या फिर माइक्रो जिसे क्या देते हैं वो पोषक तत्व थे। एनपीके को हमने प्राइमरी बोला था या प्राथमिक बोला था। CaMgS कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को हमने क्या बोला था? द्वितीयक या गौण पोषक तत्व कहा था। उसके बाद 8 और थे जिनको हमने क्या कहा था? हमने उन्हें कहा था सूक्ष्म पोषक तत्व। 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक, 6 और 8 सूक्ष्म, मतलब 14। पर असेंशियल या अनिवार्य तो 17 होते हैं। बाकी 3 कौन से थे? ऑफ कोर्स आपको याद है, ये आपके प्रमुख पोषक तत्वों के नाम से जाने जाते हैं। ये वो पोषक तत्व है जो आपको मृदा से नहीं मिलते। वो कहां से मिलते हैं? वो आपको जल और साथ साथ वायु से मिलते हैं। कौन से पोषक तत्व है ये 3? नाम बोलिए। हाँ, आपको ठीक याद आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। CHO जो है वो क्या है? वो हमारे ऐसे पोषक तत्व है जो मृदा से नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो आपने कभी नहीं सुना कि कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के लिए हमें कोई उर्वरक का उपयोग करना पड़े। कभी सुना आपने कि ये उर्वरक जो है हाइड्रोजन के लिए डाला जा रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि CHO वो है जो आपको मृदा से नहीं मिलते हैं, और जो मृदा से मिलते हैं उनके लिए आपको उर्वरक डालने पड़ते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करिए, नाइट्रोजन मृदा से मिलता है ना? हाँ, मिलता है। तो आप मृदा को नाइट्रोजन देने के लिए कितना सारा यूरिया, कितना सारा फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब गोबर की खाद, और इसके अलावा और आपकी जीवांश खादें और कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हो। ये सारी खादों का और उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? कि मिट्टी जो पोषक तत्व हमारे पौधों को देती है, उन पोषक तत्वों को बाहरी आपूर्ति के द्वारा, मतलब बाहर से उर्वरकों और खादों के प्रयोग द्वारा मिट्टी के अंदर उसे सामान्य स्तर पर बनाया जा सके, जिससे क्या हो? हमारे पौधों को पोषक तत्व मिलते रहे और उनकी वृद्धि पर्याप्त हो, और हमारे पौधों का जो उत्पादन है वो भी क्या हो सके? अधिकतम हो सके। क्योंकि आज की जो हमारी फार्मिंग है, आज की हमारी जो खेती है, ये नॉर्मल खेती नहीं है। मतलब नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? सामान्य खेती का मतलब कुछ ऐसा कि जहां हम अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए खेती करें, आज ऐसी नहीं है। जहां पे खेती नहीं होती है ना, वो भाग जो मरुस्थल है, जो मरुस्थल है, जहां पे रेगिस्तानी मिट्टी है, वहां पे तो वो अपने जीवन यापन के लिए ही लगाते हैं। लेकिन जहां की मृदाएं उपजाऊ हैं, जहां पे सिंचाई के साधन है, क्या वो किसान भी अपनी आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए उगाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो फार्मर क्या करते हैं? वो फार्मर करते हैं उसको ग्रो, किसको? आपकी फसलों को लगाते हैं। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। मतलब आज की जो हमारी खेती है वो व्यापारिक खेती है, वो जीवन निर्वाह खेती नहीं है। तो इसी प्रकार से अलग अलग हमारी जो खेतियों के प्रकार है, खेती के प्रकार है, या फिर कहिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, उसकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। नाम आपने बहुत अच्छे सुने होंगे। आपने सुना होगा विशिष्ट खेती हो सकती है, बहुप्रकारीय खेती हो सकती है, स्थानांतरण कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी खेतियां हैं। तो पुरानी विधियों से लेके और आज हम जो कर रहे हैं, हम सारी की सारी चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। बट आप लोग जानते हैं, शुरू करने से पहले 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। उन 5 क्वेश्चन को पूछने के बाद फिर आगे मैं बढ़ूंगा। सो क्वेश्चन आपके जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला? ये आपका जो पेपर क्वेश्चन है, ये WO जो राजस्थान का ये एग्जाम है, वहां पे पूछा गया 2018 के अंदर। कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, 2017 या फिर 2018 के अंदर? सबसे पहले तो ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, राइट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 1, 2 या 3 का इशारा कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन वालों से मुझे जो इशारा मिल रहा है बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए दूसरे क्लासरूम में चलता हूं। हाँ जी, आप क्या बोलते हैं? सही उत्तर क्या आना चाहिए जयपुर वाले बच्चों? ठीक है, ओके। जयपुर वाला दूसरा जो क्लासरूम है हमारा, आप लोग क्या कहते हैं? ठीक है। और ये एक तीसरा क्लासरूम है हमारे जयपुर का, आप क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल, सारे लोग सही हैं। प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। धन्यवाद आपके उत्तर देने के लिए। जब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ये कब आई थी? सारे लोग 2 का इशारा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। ये पूछा गया था 2016 के अंदर ये स्कीम आती है, और जैसा कि नाम में ही बताया गया है, ये क्या करती है? ये आपको फसल आधारित बीमा देती है।
बीमा का मतलब क्या होता है? बीमा का मतलब होता है अपने ऊपर आए किसी जोखिम का या फिर अपने ऊपर आने वाले किसी जोखिम मतलब रिस्क का स्थानांतरण कर देना। जैसे मान लो हम जब नई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस बीमा करवाया जाता है ना। क्यों करवाते हैं? कि अगर कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो वो नुकसान हमारा नहीं, वो जो कंपनी हमें इंश्योरेंस दे रही है उसका होना चाहिए, वो भरेगी। ऐसे ही अगर आपकी खेती में आपको लगता है हर साल या फिर हर दूसरे तीसरा कुछ नुकसान हो जाता है तो आप भी क्या कर सकते हैं? बीमा ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस टाइम पे इंश्योरेंस के लिए भारत में 4 अलग अलग प्रकार की क्या है स्कीमें जो या फिर योजनाएं कार्यरत हैं। लेकिन उन 4 में से जो मुख्य योजना कार्यरत है वो कौन सी है? वो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब बात करते हैं तो ये 2 प्रकार से चलाई जाती है। 2 प्रकार से मतलब ये आपके लिए अनिवार्य है कि नहीं है। जैसे आप गाड़ी पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, 2 व्हीलर पे, तो आपके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है ना। अब नई गाड़ी लेते तो इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी सड़कों पे नहीं चल सकती, चालान कट जाता है। लेकिन क्या इसके केस में भी ऐसा ही है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा? क्या ऐसा है? पक्का लेना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला 2 प्रकार से कार्य करती है। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? अगर आपने लोन लिया है, आज के टाइम में फार्मर लोन किससे लेता है? आपके पास जो स्कीम है कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड। जो आजकल किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, आजकल वो रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है। RKCC इसे बोला जाता है आजकल। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब बात करेंगे RKCC की तो RKCC वाले केस में क्या है, आजकल जो हमारे पास कार्ड आते हैं ना, वो बच्चों कार्ड कौन से आते हैं? वो आपके रुपए कार्ड आते हैं। तो अब पहले वाले जो कार्ड है वो रुपए कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो 1998 के अंदर जब इस योजना को लाया गया था उस टाइम पे योजना KCC किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से प्रचलित थी। लेकिन जब से 2013 के बाद क्या हुआ है? 2013 के बाद हमारा जो नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में सारे लोग जानते हैं ना। तो नाबार्ड ने क्या किया? 2013 के बाद सारे हमारे ग्रामीण जो बैंक है, ग्रामीण बैंक मतलब अरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, जो क्या देते हैं? क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो नाबार्ड ने सभी को आदेश दे दिए है 2013 के बाद के जितने भी अब कार्ड जारी किए जा रहे हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड कौन से होंगे? रुपए कार्ड होंगे। तो अब इस स्कीम को KCC ना बोल के RKCC भी लिखा जाता है। जो स्टार्ट कब हुई थी? 1998 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और मतलब पर्पस क्या था उसको लाने का? वो अब सारे लोग जानते हैं। उसको लाने का पर्पस था कि हमारे यहाँ पे जो क्या है, जो फार्मर्स की नीड है, किसकी नीड है? हमारे फार्मर्स की लोन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। तो अगर आपने KCC लिया हुआ है तो ये स्कीम आपके लिए अनिवार्य है। आप चाह के भी इसे मना नहीं कर सकते। आपके जो स्टेटमेंट आएगा है ना, आप जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बैंक अकाउंट में से इसके पैसे कट रहे हैं। किसके पैसे? प्रीमियम के। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब वो एक पैसा, वो थोड़ा सा पैसा जो आपको देना पड़ता है किसी बीमा को लेने के लिए, तो वो कटता है। तो लोनी फार्मर्स के लिए मतलब जिन किसानों ने ऋण लिया हुआ है, लोनी फार्मर्स के लिए योजना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जबकि नॉन लोनी फार्मर्स जिन्होंने लोन नहीं लिया हुआ उनके लिए वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा है, लेना चाहे तो ले सकते हैं वरना ना ले। ठीक है। इसके अलावा जो इस योजना में इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इस योजना के अंदर इंपॉर्टेंट है इस पे दिया जाने वाला प्रीमियम प्रतिशत। प्रीमियम अभी आपको बताया था कि मान लो मुझे आज इंश्योरेंस लेना है, मेरे को उस इंश्योरेंस के बदले में 5,000 रुपए देने पड़ते हैं हर साल के। तो वो क्या है? 5,000 रुपए मेरा प्रीमियम है। तो प्रीमियम का मतलब वो एक मिनिमम अमाउंट जो आपको देना पड़ता है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए, वो क्या होता है? प्रीमियम। तो अब इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें जो प्रीमियम रेट है ना, वो क्या है? अलग अलग है। खरीफ के लिए अलग है, रबी के लिए अलग है। और अगर क्या है, खरीफ और रबी के अलावा बात करूं आपकी एनुअल क्रॉप्स की, मतलब जो एक वर्ष के अंदर लगती है या फिर एक सीजन से ज्यादा का टाइम लेके जाती है, उनके लिए रेट अलग अलग है। बताने का बहुत आसानी से बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स आपके ओपन है, प्लीज जल्दी से लिखिए। पहले बात करें खरीफ की। खरीफ के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना पैसा देना पड़ता है? खरीफ के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, मतलब कितने % प्रीमियम देना पड़ता है? बिल्कुल ठीक बात है। खरीफ के लिए सबसे पहले जो उत्तर दिया है, ये हमारा उत्तर दिया है जी अतुल सिंह जी ने, बाकी लोग भी ठीक बोल रहे हैं। खरीफ के लिए आपको जो देना पड़ता है प्रीमियम रेट, वो कितना देना पड़ता है? 2%।
उसके बाद रबी की बात करते हैं बच्चों। रबी के लिखिए, रबी के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, रबी के लिए कितने % हमें प्रीमियम रेट पे करना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम का प्रतिशत जो दर है वो कितना होगा रबी के लिए। ओके, रबी की जो बात करते हैं, कुछ बच्चे 1% लिख रहे हैं, कुछ 5%, 5 तो चलो उसने अलग के लिए लिख दिया, ठीक है। 1% गलत उत्तर है, 1% नहीं, सही उत्तर जो है वो कितना है, 1.5%। 1.5% आपको पे करना पड़ता है प्रीमियम किसके लिए, रबी के लिए। ऐसा क्यों होता है कि खरीफ के अंदर भी 3 से 4 महीने हैं, रबी के अंदर भी उतना ही है ज्यादा, क्योंकि खरीफ के अंदर क्या होता है, हमारी खेती मॉनसून आधारित है तो खतरे ज्यादा होते हैं, इसलिए हमसे गवर्नमेंट ज्यादा लेती है। रबी के अंदर उतना खतरा नहीं होता, उतना रिस्क नहीं होता, इसलिए कम लिया जाता है। अब अगर बात करें आपकी एनुअल क्रॉप्स की, मतलब जो एक सीजन से ज्यादा टाइम, एक आपकी ऋतु से ज्यादा समय लेके जाने वाली है, उनका अगर आपको इंश्योरेंस करवाना तो फिर 1.5 और 2% से काम नहीं चलेगा। फिर कितना देना पड़ेगा बताइए जरा चैट के अंदर। बिल्कुल आप लोग ठीक बोल रहे हैं, है ना। जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके एनुअल क्रॉप्स के लिए, तो एनुअल क्रॉप्स वाले केस में आपको कितना पे करना पड़ता है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका 5% आपको पे करना पड़ता है जब आपकी फसलें एक सीजन से ज्यादा का समय लेके जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगले प्रश्न क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यह प्रश्न आपका जेट 2020 की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। मैंने कुछ जेट के, कुछ डब्ल्यू के, कुछ सुपरवाइजरी क्वेश्चन डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं कि आप लेवल को समझिए, यही लेवल के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए मतलब निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जेट 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, प्लांटेशन फसल चावल, या फिर बेवरेज फसल आपकी चाय, सोने का धागा यानी कि जूट, मोटे अनाज वाली फसलें यानी कि रागी। मैं पहले थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं। क्या बता देता हूं कि ये कैसे कैसे है या फिर कैसे काम करते हैं, मतलब ये क्या है, इनका मतलब क्या है, क्योंकि आप सही उत्तर दें इससे पहले पता तो होना चाहिए ना कौन क्या है। तो सबसे लास्ट में लिखा गया मोटे अनाज वाली फसलें। देखो इनको मोटा अनाज क्यों कहते हैं, ऐसा होता है ना, जैसे मानो आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने कहा यार एक काम करता हूं, मोटा मोटा बता देता हूं मैं तुम्हें। अब मोटे मोटे का मतलब क्या, मैं इतना बड़ा बड़ा बता रहा हूं आपको, नहीं, मोटे का मतलब कुछ और है, जैसे आसानी से पैदा किया जा सके। तो हाँ, मोटे अनाज वाली फसलें मिलेट्स आप यहां पढ़ेंगे, इन्हें आसानी से पैदा किया जाता है, उर्वरक ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा भू परिष्करण नहीं चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, बड़ी आसानी से पैदा होती है, इसलिए मोटा मोटा बस है ना, कि बहुत आसानी से हो गया। एक और काम करते हैं, मान लो खेत के अंदर क्या अनाज पड़ा हुआ है, बिखर गया थोड़ा सा, तो अब 2 किलो मेरे हाथ में अनाज था, वो सारा नीचे बिखर गया। अब मुझे क्या बोला कि यार सारा मत उठा, टाइम है, मोटा मोटा उठा ले। अब मोटे मोटे का मतलब क्या, ऊपर ऊपर से उठा लो, क्योंकि मोटा मोटा उठाना तो आसान है ना, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं मोटे अनाज वाली फसलें। मिलेट्स जनरली इसके अंदर आती है। अब आप देख लो रागी मिलेट है कि नहीं है, अगर है तो फिर ये उत्तर नहीं आएगा। फिर बोला गया सोने का धागा। अब सोने का धागा थोड़ा नया सा लग रहा हो आपको, आप इसे सोने का धागा नहीं बोलिए यार, आप इसे सीधा सा बोलिए ना, क्या, ऑफ कोर्स गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के लिए इसने बोल दिया क्या, आपका जूट। अब देखिए सही है कि नहीं है। फिर बोला गया बेवरेज फसल। बेवरेज का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं। आप जब किसी फंक्शन में जाते हैं, आजकल तो गर्मी आ गई, घरों के अंदर बहुत सारे बेवरेजेस बनते हैं, तो ऐसे ही हमारी फसलें हैं जो उन्हीं बेवरेज मतलब पेय पदार्थों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। बेवरेज के लिए बोला गया चाय। फिर बोला गया प्लांटेशन फसल। अब पहले प्लांटेशन फसल समझना पड़ेगा। प्लांटेशन फसल क्या है, एक विशिष्ट खेती का प्रकार है। विशिष्ट खेती मतलब एक ही फसल को बार बार लगाना। एक्सटेंसिव फार्मिंग है ना, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, बड़े क्षेत्र पे लगाई जाने वाली होने वाली खेती, उसका भी प्रकार है प्लांटेशन। क्योंकि जहां पे प्लांटेशन फसलें होती है, बड़े बड़े क्षेत्रफल पे ग्रो होती है। और प्लस प्लांटेशन फसलें जो होती है अपने आप में कैसी होती है, ये एक और द्वि नहीं, ये आपकी बहुवर्षीय प्रकार की होती है। एक बार लगा दी गई तो बार बार उन्हीं से फसल ली जाती है। अब आप देखिए, क्या चावल एक प्लांटेशन फसल है। अब मुझे हाथ खड़ा करके पहले ऑनलाइन वाले सही उत्तर बताएं, फिर ब्रांचेस वाले। जी ऑनलाइन वालों क्या बोलते हो, सही उत्तर क्या आएगा, 1, 2, 3 या फिर 4? ओके सो एक हमारी मैम है, पूजा नाम है, ये 4 का इशारा कर रही है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं सही उत्तर क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, हाथ खड़ा करें, क्या बोलते हैं सही उत्तर क्या आना चाहिए इस प्रश्न का? ओके हाँ जी, हमारा ये जयपुर वाला दूसरा क्लासरूम, आप क्या बोलते हैं सही उत्तर क्या आएगा? ठीक है जी, हाँ जी, ये जयपुर वाला तीसरा क्लासरूम, आप क्या बोलते हैं सही उत्तर? सब लोग इशारा करें, देखो किसी ने ना किया तो फिर आपको पता है ना। ठीक है
ओके, प्लीज हाथ नीचे कर लें। सब लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने 4 का इशारा कर दिया, या 4 का इशारा आपका गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? देखो, मोटे अनाज वाली फसलें, अरे रागी, रागी सुना नहीं आपने यार? रागी तो मिलेट्स है, मोटे अनाज वाली फसल ही है, गोल्डन फाइबर जूट ही है। ये तो कौन नहीं जानता भाई साहब। क्लास में आते हो तो पी के आते हो, जाते हो तो जाते ही पीते हो, रात को सोते टाइम लोग चाय पी लेते हैं, सुबह उठते हैं फिर कहते हैं चाय पिला दो। तो ये तो आपको पता ही है ना, ये क्या है? पेय पदार्थों वाली फसल या फिर बेवरेज फसल है। लेकिन प्लांटेशन की बात करें ना, चावल प्लांटेशन नहीं है। चावल खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। चावल जो है वो फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। चावल ना तो आपकी प्लांटेशन क्रॉप है, चावल ना ही आपकी कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप पढ़ा होगा ना? पढ़ाएंगे आपको, हर एक चीज पढ़ाएंगे। हाल फिलहाल क्या करते हैं, सही उत्तर जान लेते हैं। वो क्या है आपका? प्लांटेशन फसल सही उत्तर आ गया। उसके बाद ये प्लीज आप नोटबुक पे नोट कीजिए सारे लोग, क्या बोला गया यहां पे? कहा गया मोटे अनाज के तौर पर ज्वार, बाजरा, रागी या मंडुआ जिसे आप बोल देते हो, जो कोडो मिलेट या कोदो लिखा जाता है, सामा, बाजरा, सामा, लघु धान्य कुटकी उसे कहा जाता है, या फिर कांगनी जैसे अनाज शामिल है। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये किसके उदाहरण है? मोटे अनाजों के उदाहरण है। अब अगली बार प्रश्न में आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसे मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। कहा था ना, यही तो मतलब है कि यार आज ज्यादा पढ़ाई मत करो, मोटा मोटा समझ लो, मतलब जो आसान है वो समझ लो। तो कहता है इसे मोटा अनाज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ये अनाज जो है कम पानी, कम उपजाऊ भूमि में उग जाते हैं। इसलिए तो राजस्थान अच्छा खासा उत्पादन करता है इनका, क्योंकि उपजाऊ क्षमता तो कम है, लेकिन हम क्या करते हैं? उत्पादन ज्यादा, इनको ज्यादा उपजाऊ भूमि चाहिए ही नहीं। और बागानी फसलों की बात करते हैं, बागाती लिख दिया गया, बागानी है ये। मुख्य बागानी फसलों में रबड़, चाय, कॉफी, कोको, सुपारी, नारियल सम्मिलित है। बागानी जैसे अभी आपने प्लांटेशन क्रॉप कहा था, तो प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आपकी ये फसलें आ गई, और मोटे अनाजों वाली फसलें ऊपर लिखी गई। उदाहरण को नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया, आपने समझ भी लिया, क्योंकि सिर्फ प्रश्न ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, प्रश्नों के जो आपके विकल्प होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनको देखा करो, उनको जाना करो कि यार ये क्या होता है। अब देखो ना, विकल्पों की बात करो तब तो सीखा आपने ये, वरना उत्तर तो हर कोई सही बता रहा था। तो विकल्पों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला गया राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में नींबू वर्गीय फलों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया? ये आपका कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्रीकल्चर कोटा ने पेपर लिया, वहां से क्वेश्चन मैंने उठाया है। मैं आपको पहले बता दूं ये है क्या। देखो यहां पे बोला गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छा काम किया होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपके टीचर ने आपको एक्सीलेंट दिया होगा। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसा कुछ होता है ना। एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा, शानदार। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब एक ऐसा सेंटर है जो एक्सीलेंट काम करेगा, लेकिन वो अच्छे काम किस पे? सारे कामों में नहीं, किसी एक चीज पे। अब नींबू वर्गीय जो आपके फल है, उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। ये कहां बनाया गया पूछा तो हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं। ये आई थिंक 2015 या 16 के आसपास बनाया गया था। 2015 ही था मेरे हिसाब से, मुझे याद है, मे भी 16 होगा, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं यही साल था बनाया गया था। हो सकता है मैं इसे कंफर्म कर लूंगा फिर भी। लेकिन ये है क्या? ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं ना। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का मतलब क्या? देखो, इंडो इजराइल, इंडो मतलब इंडिया, इजराइल मतलब आपका इजराइल जो देश है, जिसके बारे में आपने पहले से सुना हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसने एक सिंचाई की विधि बनाई थी। कौन सी विधि? नाम बताइए। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, टपका सिंचाई विधि, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो कहते हैं। क्योंकि जो इजराइल है ना, उसका हाल भी कुछ राजस्थान जैसा ही है। उनके यहां भी पानी नहीं है, वहां पे बहुत सारा रेगिस्तान है। तो पानी को बचाने के लिए वो उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हैं, उन्नत कृषि के अंदर सिंचाई की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं के पास क्या है? नई नई जो टेक्निक है, जो तकनीकी विकास उन्होंने किया है, वही तकनीकी विकास है वो इंडिया को भी दे रहे हैं। तो हम उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? अलग अलग जगह पे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, बहुत सारे बनाए गए हैं। उन बहुत सारों में से पूछा गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नींबू वर्गीय फलों के लिए कहां बनाया गया? राजस्थान में श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर कोटा। ऑनलाइन वाले पहले इशारा करके सही उत्तर बताएं क्या आएगा। इस बार शायद उत्तर थोड़े कम लोगों को पता है, सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। संतराम जी कहते हैं श्री गंगानगर बनाया गया है, जबकि सुमेर जाट जी कह रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर।
और अशोक कुमार जी कह रहे हैं उदयपुर के अंदर, और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कोटा के अंदर। आपने तो चारों ऑप्शन ही दे दिए, 4 ही मैंने आपको दिए, 4 ही आपने मुझे दे दिए। चलिए यहां से कंफर्म करते हैं। बातें कर ली आप लोगों ने, कंफर्म कर लिया ना आपस में, या आगे लड़कियां दोनों बोल रही थी? चलो 4 का इशारा आ रहा है। हाँ जी, दूसरा क्लासरूम क्या बोलता है? आप भी वही बोलते हो? ओके, इधर से क्या बोलते हैं? गुड, ओके, अच्छी बात है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं तो अब मैं क्या ही बताऊं, आप सब लोगों ने बता ही दिया है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये कहां पे, कोटा में स्थापित किया गया। परियोजना के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। बोला गया मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की या उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है। देखो पहले आपने मेज या फिर मक्का की फसल लगाई है, मक्का की 2 पंक्तियां आ गई, रो के अंदर लगाई है सर, ये ध्यान रखना। 2 रोज के अंदर, 2 पंक्तियों के अंदर आपने क्या कर दिया, उड़द की फसल लगाई है। 2 पंक्तियों के अंदर उड़द की 1 पंक्ति या फिर 2 पंक्ति आपने लगा दी है, मतलब मक्का और उड़द दोनों साथ साथ लगाया आपने। तो ये किसका उदाहरण है? ये कृषि परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया। किसका उदाहरण है ये? सहचर फसलों का। मैं बताऊंगा सारी की सारी क्या होती है। रक्षक फसलों का, पट्टीदार फसलों का, या फिर बहुस्तरीय फसलों का। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी बता दूंगा तो फिर आप उत्तर जान जाओगे। तो पहले आप मुझे उत्तर बताओ इस प्रश्न का, फिर मैं आपको इसके विकल्पों के बारे में बताऊंगा कि इनका क्या क्या मतलब होता है। तो पहले मुझे आंसर बताए आप लोग, क्या आएगा सही उत्तर? 2, 3, पीछे वाले बच्चों? ओके ठीक है, 2, 3, 4 सब आ रहा है। आप क्या बोलते हैं? देखो अब की बार ज्यादा हाथ खड़े नहीं, नकल मार लेते हैं तुम लोग। आप क्या बोलते हो? ओए होए, क्या बात है, एकदम सही। ऑनलाइन वालों तुम क्या बोलते हो? ठीक है, परफेक्ट। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, सारे लोग तो नहीं दे पाए, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, लेकिन हम मोस्टली सही बोल रहे हैं। देखो इसने बोला मक्का की पंक्तियां, जैसे ही पंक्ति शब्द बोला ना, पट्टी तो नहीं आएगा। पट्टीदार फसलों का मतलब स्ट्रिप क्रॉपिंग, मैं बताऊंगा क्या होता है, ये तो आएगा नहीं। बहुस्तरीय, बहुखंडीय, अलग अलग लेवल पे फसलें लगाना, ये भी नहीं आएगा। रक्षक फसल मतलब गार्ड क्रॉप्स, गार्ड या फिर बैरियर क्रॉप आप इसे कहते हो, रक्षक फसल इसे कहते हो, मतलब रक्षा करी, इसमें रक्षा जैसा कुछ है नहीं। तो उत्तर अगर आपको नहीं भी आता तब भी उत्तर आपको आता है। ये क्या है? सहचर फसलें। आपको याद है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे होंगे तो देखिएगा, मैंने एक वीडियो डाला कल, उनका नाम भी दीपक है। वो बता, उसका सिलेक्शन हुआ, उसके ओबीसी कैटेगरी अंदर टॉप 10 के अंदर है वो बच्चा। उसने बताया कि उसे 3-4 प्रश्न ऐसे थे आईबीएस एएफओ की परीक्षा के अंदर जो उसे नहीं आते थे, लेकिन उसने क्या किया, ये वाला तरीका उपयोग में लाया। 4 ऑप्शन उसे पता थे कि ये तो आएंगे नहीं, बचा 5वां, उसे उत्तर तो नहीं पता था, लेकिन ये पता कि चारों नहीं आने वाले, उसने 5वां आंसर किया। बच्चा टॉप 10 के अंदर, मैंने वीडियो डाला, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो जब आपको उत्तर ना आए ना, ये मेथड लिया करो, है ना, कि पहले कैंसिल करके देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, उसके बाद जो बच गया वो उसका उत्तर आ गया, है ना। चलो अब बता देता हूं क्या होता है। बहुस्तरीय, बहुस्तरीय का मतलब स्तर अलग अलग हो गए, बहुत सारे स्तर बना दिए। तो जब आप क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं या फिर अलग अलग ऊंचाई वाली, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स वाली क्रॉप्स को लगा लेते हैं, तो अलग अलग ऊंचाई वाली जो फसल लगाई गई है बच्चों, वो क्या है? वो बहुस्तरीय या बहुखंडीय फसल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कहा गया पट्टीदार। पट्टीदार क्या होता है जी? पट्टीदार का मतलब है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ स्ट्रिप के बारे में। जब हम क्या करते हैं, फसलों को पंक्तियों के अंदर ना लगा के पट्टियों के अंदर लगाते हैं, कि भाई ये मेरा खेत है, मैंने क्या किया, यहां पे एक पट्टी आ गई है ना, ये इधर यहां तक एक फसल है, ये दूसरी फसल है, ये तीसरी फसल है। अब ये पंक्ति नहीं है, रो नहीं है, ये पट्टी है, स्ट्रिप है ये। तो स्ट्रिप के अंदर जब हम ग्रो करते हैं फसलों को, वो क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग या फिर पट्टीदार फसल बन जाती है। इसमें कोई पट्टियों की बात नहीं करी गई थी। फिर बोला गया रक्षक फसलें। रक्षक फसलें मैंने आपको बता ही दिया, गार्ड या बैरियर क्रॉप इसे बोलते हैं। इसे क्या किया जाता है, खेत में बाउंड्री पे लगाया जाता है। बाउंड्री मतलब खेत के चारों किनारों पे लगाया जाता है, ताकि आने वाली जो तेज हवाएं हैं उससे हम हमारी मुख्य फसल की रक्षा कर सके। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, वहां पे रक्षक फसल लगाते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में गार्ड या बैरियर क्रॉप भी कहा जाता है।
उसके बाद लिखा गया सहचर फसलें। सहचर क्या होता है, कुछ बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, इसे कंपेनियन क्रॉप बोला जाता है। कंपेनियन मतलब कंपनी, जैसे आपकी भी तो है। आप देखो इतने सारे लोग जो क्लास में बैठे हो, अपने फ्रेंड के साथ आए हो ना, तो आपका फ्रेंड इस टाइम पे अपना पढ़ रहा है, आप अपना पढ़ रहे हो। आपके दोनों के साथ होने से किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बस आप दोनों साथ में हो, इतना सा है। वो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे ही कंपेनियन क्रॉप्स या सहचर फसलें होती है, जब दो फसलों को एक साथ लगाया जाता है और उत्पादन उतना ही होता है जितना उनको अकेले अकेले लगाने पर होता, तो वो एक साथ लगाई गई फसलें क्या होती है, सहचर फसलें। इसका उत्तर आपने मुझे सही पहले ही बता दिया था, सहचर फसल आ जाएगा। सहचर फसलों की बात करता हूं तो कहता है इन फसलों को एक साथ इस प्रकार उगाया जाता है कि दोनों फसलों से शुद्ध फसल के समान उत्पादन मिल जाता है। अर्थात इस प्रकार के फसलोत्पादन में प्रयोग की जाने वाली दोनों ही फसलें शुद्ध फसल के समान उपज देती है। शुद्ध फसल का मतलब क्या होता है, जब वो अकेली ही लगाई जाएगी, जब उसके साथ कोई और क्रॉप नहीं लगाई जाएगी, जब वो अकेली ही लगाई जाएगी, वो क्या शुद्ध फसल है। लेकिन अब शुद्ध ना करके आपने दोनों एक साथ लगा दी। शुद्ध समझ रहे ना यार, अकेला दूध पियोगे तो शुद्ध है, वो पानी डालोगे तो अशुद्ध हो गया। तो यहां हमने दो फसलें एक साथ लगाई, तो कहता दो का उत्पादन भी उतना ही है जितना शुद्ध मतलब एक का होगा। फिर कहता दोनों पौधों की खेत में पौधों की संख्या शुद्ध फसल के समान रखी जाती है। उदाहरण स्वरूप दो उदाहरण तो आपने पहले ही प्रश्न के अंदर देखे। उसके अलावा उदाहरण में कहता गन्ना प्लस सरसों, गन्ने के साथ चना, गन्ना मटर अरहर मूंगफली, या फिर अभी आपने जो देखा वो भी हो सकते हैं। लास्ट प्रश्न में चलूंगा। लास्ट प्रश्न में कहा गया चरी बरसीम धान मटर, चरी बरसीम धान मटर के फसल चक्कर की, फसल चक्कर कौन सा आपका, चरी बरसीम धान मटर का फसल चक्कर है, के फसल चक्कर की गहनता बताइए। कृषि परीक्षा 2015 में पूछा था क्वेश्चन, कितनी आएगी चरी बरसीम धान मटर की क्या गहनता, 150, 250, 350 या फिर 200%। सही उत्तर कितने लोगों को पता है? इशारा नहीं करें, सिर्फ हाथ खड़ा करें अगर आपको सही आंसर पता है तो। ओके सो बच्चों सीधी सी बात पे आते हैं यार। देखो एक होती है आपकी फसल चक्कर सघनता या गहनता, एक होती है फसल गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप जिसे बोलते हो। दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली अलग अलग है, क्योंकि अगर इस प्रश्न को पढ़ के आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम चरी को या बरसीम को काउंट नहीं करेंगे तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को तो पढ़िए, फसल चक्कर की गहनता कह रहा है ये, है ना। ये आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता नहीं पूछ रहा, फसल चक्कर की गहनता पूछ रहा है। तो यहां पे आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए। सीधी सी बात, 2 साल का फसल चक्कर बन रहा है, 4 फसलें आपने लगाई हैं, तो इसका उत्तर कुछ इसी तरीके से आएगा। ये तो कर लोगे ना यार, 4 फसलें 2 साल है, तो उत्तर कितना बनेगा भाई साहब, 50 को 4 से गुणा करिए, ये आपका उत्तर आ गया। 200% इस क्वेश्चन का सही आपका उत्तर आएगा। यहां पे क्या होगा, 2 साल के अंदर 4 फसलें लगाई है, तो फसल चक्कर की सघनता थी। कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया तो मैं आपको लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सूत्र फॉर्मूला जो होता है वो ये कहता है कि फसलों की संख्या उसके बटा में वर्ष, कितने वर्ष लगे और गुणा में 100। तो फसलों की संख्या 4 है, वर्ष 2 है, गुणा 100 मैंने कर दिया, तो फसलों की संख्या उसके बटा में वर्ष गुणा 100। अब 100 को आप जानते ही हैं, ऐसे कर दो, इसको 2 को यहां से कैंसिल कर दो, ये 4 और 2 2 हो जाएगा, 100 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 200%। तो इसका जो फसल चक्कर की गहनता आई है वो कितनी आ गई है, 200%। लेकिन बच्चों प्लीज ध्यान रखा करो, इसीलिए कहता हूं अगर इस उत्तर का आपको प्रश्न नहीं पता था, मतलब सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं पता था तो फिर गड़बड़ है ना यार, क्योंकि ये तो आ चुका है यार, सेलेक्ट तो होना है ना हमने। ऐसे कैसे काम चलेगा, जो आ चुके वो तो होने ही चाहिए, जो नए आने वाले उसकी हमारी जिम्मेदारी, हम सिखाएंगे। लेकिन जो पुराने आ चुके वो एटलीस्ट आप पढ़ के तो रखिए यार, उत्तर तो बता ही देते। चलो एक्सप्लेन मैं कर देता, थोड़ा ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ओवर होते हैं, दैट्स इट।